बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू दिस नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो के अंदर आपके चैप्टर 14 रिस्पिरेशन के जो आखिरी टॉपिक्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके ईटा टेस्ट के अंदर आ सकते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका जो टॉपिक है बुक के अंदर उसका जो टाइटल है वो डिसऑर्डर ऑफ लंग्स हैं कि आपके लंग्स के डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं। एक जो लंग डिसऑर्डर आपके बुक के अंदर है उसको एम्फिसीमा कहा जाता है। अभी एम्फिसीमा किस चीज़ को कहते हैं? एम्फिसीमा इज़ अ टाइप ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब ये होता है कि आपके पास जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो जाके ब्लॉक हो जाते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन सिंपली मींस कि कोई चीज़ आपके पास बंद हो जाती है। नॉर्मली वो जितनी अवेलेबल है ऑब्स्ट्रक्टेड कंडीशन में वो उतनी आपके पास अवेलेबल नहीं होती। तो जो आपके पास एम्फिसीमा होता है ये भी आपके पास एक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होती है। उसको आगे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग इसको ऑब्स्ट्रक्टिव क्यों कहते हैं। अब एम्फिसीमा के अंदर क्या होता है कि जो आपके पास अल्वेलाई होते हैं एट द एंड ऑफ द ब्रोंक्यूल्स ऑफ द लंग वो जाके आपके पास इनलार्ज हो जाते हैं। अभी इस डायग्राम के अंदर अगर आप लोग देखते हैं ये आपके पास नॉर्मल अल्वेलाई हैं। इसके स्ट्रक्चर को अगर आप लोग कंपेयर करते हैं इन अल्वेलाई के साथ जो आपके पास डैमेज्ड अल्वेलाई जो एम्फिसीमा के अंदर आपको मिलते हैं, ये आपको डिफरेंट जो अल्वेलाई या एयर सैक्स जो आपको नज़र आ रहे हैं इसको अगर आप लोग नॉर्मल के साथ जाके कंपेयर करते हैं इनका जो स्ट्रक्चर है वो इसके मुकाबले में डैमेज्ड है। अभी आपके पास एम्फिसीमा के अंदर ये जो अल्वेलाई होते हैं इनके जो वॉल्स होते हैं उनकी जाके ब्रेक डाउन हो जाती है, या आपके जो एयर सैक्स होते हैं, एयर सैक्स मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि आपके जो अल्वेलाई सेल्स होते हैं वो कंबाइन होके आपके पास एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको एयर सैक कहा जाता है। तो आपके एम्फिसीमा के अंदर जो आपके अल्वेलाई के वॉल्स होते हैं उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है जिसकी वजह से आपके जो एयर सैक्स होते हैं वो जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो जाके नैरो हो जाते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो इसका जो डायमीटर है वो आपको बहुत कम नज़र आ रहा है, इसका जो डायमीटर है वो आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। या सिंपली आप लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सरफेस एरिया आपको एक्सचेंज के लिए अवेलेबल हैं, गैसियस एक्सचेंज के लिए, वो आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता। तो इसलिए वो आपके पास नैरो भी हो जाता है और वो कोलैप्स भी कर जाते हैं, वो आपके पास स्ट्रेच कर जाते हैं। इसको अगर आप लोग देखते हैं आपको एक राउंड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इस फॉर्म में वो आपको एक स्ट्रेच्ड जो शेप होता है एयर सैक्स का या अल्वेलाई का वो आपको नज़र आ रहा होता है। इसका जो रीज़न होता है कि आपके जो एयर सैक्स होते हैं या जो अल्वेलाई होते हैं वो कोलैप्स क्यों करते हैं या वो नैरो क्यों हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो अल्वेलाई या जो एयर सैक्स होते हैं उनमें एक इलास्टिसिटी होती है, लेकिन यहाँ भी चूंकि आपके अल्वेलाई के वॉल्स डैमेज हो जाते हैं तो वो जो इलास्टिसिटी होती है वो जाके आपके पास कम हो जाती है। अभी इसका डिसएडवांटेज क्या होता है जब आपकी अल्वेलाई और एयर सैक्स आपके पास डैमेज हो जाते हैं एम्फिसीमा के अंदर, उसका डिसएडवांटेज क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एयर सैक्स डैमेज हो जाते हैं आपके पास जो सरफेस एरिया होता है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। और अगर आपके पास सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है इसका मतलब ये है कि जो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द ब्लड का जो फिनोमेना होता है वो बुरी तरह जाके अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से आपके पास एम्फिसीमा का डिजीज़ होता है जिसके जो सिम्टम्स हैं उसको आगे हम लोग जाकर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो एम्फिसीमा होता है वो एक ऑब्स्ट्रक्टिव एक डिजीज़ होती है, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं कि नॉर्मली जो सरफेस एरिया होता है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वो ज़्यादा होता है। अभी भी आपके पास यही फिनोमेना हो रहा है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन रिड्यूस सरफेस एरिया की वजह से ये फिनोमेना बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, मतलब उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आपके पास आ जाती है। ये जो आपके पास डैमेज होता है यूजुअली ये परमानेंट होता है और द एबिलिटी टू ब्रीथ प्रॉपरली कैन नॉट बी फुली रिकवर्ड,
मतलब अगर आप लोग मेडिकेशन लेते हैं या कोई और ट्रीटमेंट आप लोग लेते हैं, उसकी वजह से जो सिम्टम्स होते हैं वो कम तो हो जाते हैं, लेकिन आप लोग उसको कम्प्लीटली जाके ख़त्म नहीं कर सकते। आप लोग अलविलाई को दोबारा इस नॉर्मल कंडीशन में लेके नहीं आ सकते। जब आपके पास ये फुली रिकवर नहीं होता, इसका मतलब ये है कि आपके पास एक क्रॉनिक कफ प्रोड्यूस होता है और ब्रीथिंग के अंदर जाके डिफ़िकल्टी होती है। तो जब रिड्यूस्ड सरफेस एरिया आपको कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लिए मिलता है, उसका एंड रिजल्ट ये होता है कि क्रॉनिक कफ प्रोड्यूस होता है। क्रॉनिक कफ का मतलब ये होता है कि ये कफ बहुत ज़्यादा अरसे के लिए होता है, और चूंकि गैसेस एक्सचेंज बुरी तरह अफेक्ट हो जाता है, तो जो ब्रीथिंग का फिनोमेना होता है उसमें भी जाके प्रॉब्लम होती है। एम्फिसीमा के बहुत से रीज़न हो सकते हैं, लेकिन सबसे जो कॉमन कॉज है एम्फिसीमा का वो आपके पास स्मोकिंग है। लेकिन एम्फिसीमा के लिए जिस तरह मैंने आपको बताया और भी रीज़न हो सकते हैं। तो एक जो रीज़न है वो आपके पास जेनेटिक रीज़न भी हो सकता है। अभी जो आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, एक जो क्वेश्चन है वो आपके पास ये हो सकता है दैट व्हाट आर द यूजुअल काज ऑफ एम्फिसीमा, कि यूजुअली आपके पास जो एम्फिसीमा होता है वो किन वजहों से होता है। ऑप्शन ए सिगरेट स्मोकिंग, ऑप्शन बी लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू सर्टन इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट, ऑप्शन सी एक्सपोजर टू डस्ट, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एम्फिसीमा बहुत सी वजह से हो सकता है, इसलिए आपके पास ये जो तीनों ऑप्शन है वो आपके पास करेक्ट हैं, और जो आपका आंसर होगा वो डी होगा, दैट इज़ ऑल ऑफ दी अबव। क्योंकि जो सिगरेट स्मोकिंग है वो भी आपके लंग्स को स्ट्रक्चरली जाके डैमेज करता है। आपके पास जो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर जो सर्टेन इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट होते हैं वो जाके आपके लंग के अंदर डैमेज काज करते हैं, और अगर वो आपके अल्वेलाई को जाके डैमेज करते हैं तो आपके पास एम्फिसीमा हो सकता है। इसी तरह अगर डस्ट को आप बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हैं और उस डस्ट के अंदर ऐसे केमिकल्स हैं जो आपके लंग्स को डैमेज करते हैं, उसकी वजह से भी एम्फिसीमा हो सकता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन डी है, दैट इज़ ऑल ऑफ दी अबव। दूसरा जो आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है कि इन एम्फिसीमा शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ इज कास्ड बाय परमानेंट डैमेज टू। अभी जब आपके पास एम्फिसीमा के अंदर जो डैमेज होता है, आपके शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो होता है वो किस परमानेंट डैमेज की वजह से होता है। ऑप्शन ए द स्मॉल एयर सैक्स, जिनको हम लोग अल्वेलाई या एयर सैक्स, ऑप्शन बी द ब्रोंकाई, ऑप्शन सी द वोकल फोल्ड्स, एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो आपके पास जो एम्फिसीमा में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिस परमानेंट डैमेज की वजह से होता है, उसमें आपके जो एयर सैक्स होते हैं उन डैमेज की वजह से भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है। जो आपके ब्रोंकाई होते हैं उसमें भी आपके पास चूंकि एम्फिसीमा में डैमेज होता है, इसलिए वो भी आपके पास रीज़न होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के लिए। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास बोथ ए एंड बी, दैट इज़ ऑप्शन डी। जो आपके वोकल फोल्ड्स होते हैं उनका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ कोई भी काम नहीं होता, क्योंकि वो यूजुअली साउंड प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब आपके अल्वेलाई और ब्रोंकाई के अंदर डैमेज होता है एम्फिसीमा के अंदर, उसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, दैट इज़ बोथ ए एंड बी। अभी एम्फिसीमा के सिम्टम्स आपके पास क्या होते हैं। द सिम्टम्स ऑफ द एम्फिसीमा आर ऑप्शन ए शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ऑप्शन बी कफिंग एंड फटीग, ऑप्शन सी साइनोसिस, जो आपके पास ब्लू सा टिंज आपकी स्किन के ऊपर बन जाता है ड्यू टू लैक ऑफ द ऑक्सीजन, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अभी अगर आप लोग एम्फिसीमा को देखते हैं उसमें चूंकि आपकी अल्वेलाई और आपके ब्रोंकाई डैमेज हो जाते हैं, तो ऑफ कोर्स आपके पास जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है वो जाके प्रोड्यूस हो जाता है। कफिंग भी चूंकि ब्लॉकेज वहाँ पे हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, उसकी वजह से कफिंग का फिनोमेना होता है। अच्छा, जो फटीग आपके पास होता है वो इसलिए होता है क्योंकि आपके ब्लड के अंदर जितना ऑक्सीजन आपको रिक्वायर्ड होता है वो ब्लड को नहीं मिलता, क्योंकि सरफेस एरिया आपके पास कम हो जाता है। जितना कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग ब्लड के अंदर बॉडी से बाहर निकालना चाह रहे होते हैं वो भी आप लोग नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास फटीग भी जाके प्रोड्यूस हो जाता है। और चूंकि आपके पास ये जो साइनोसिस होता है जो यूजुअली आपके पास लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होता है, तो चूंकि एम्फिसीमा में रिड्यूस्ड सरफेस एरिया की वजह से लैक ऑफ ऑक्सीजन भी हो जाता है, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन डी है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। दूसरा जो डिसऑर्डर आपके बुक के अंदर है वो आपके पास लंग कैंसर का है। सबसे पहले आप लोग कैंसर को समझिए कि कैंसर किस चीज़ को कहते हैं। सिंपल टर्म्स में हम लोग कैंसर
अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स को कहते हैं। अच्छा, नॉर्मली आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है कि से फॉर एग्जांपल ये अगर आपके पास एक सेल है और इसको आप लोग नॉर्मली 2 दफ़ा डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो ये सेल जब 2 दफ़ा डिवाइड हो जाता है उसके बाद आपके पास स्पेशल जीन्स होते हैं जिनको ट्यूमर सप्रेसर जीन्स कहा जाता है। वो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स क्या करते हैं कि ये सेल जब 2 दफ़ा डिवाइड हो जाता है इसके बाद जाके इसकी जो डिवीजन होती है उसको वो ब्लॉक कर लेता है। अभी कैंसर सेल्स के अंदर क्या होता है, कैंसर सेल्स जो होते हैं जब से फॉर एग्जांपल ये एक सेल है उसको आप लोग 2 दफ़ा डिवाइड करना चाह रहे हैं, लेकिन चूंकि ये आपके पास एक एबनॉर्मल सेल है इसलिए वो आपके पास 2 की बजाय 8 दफ़ा जाके डिवाइड हो जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पे जो ट्यूमर सप्रेसर जीन इसको सप्रेस कर रहे हैं वो ट्यूमर सप्रेसर जीन यहाँ पे म्यूटेशन की वजह से या चेंजेस की वजह से अपना फंक्शन छोड़ देते हैं, और जब ये ट्यूमर सप्रेसर जीन अपना फंक्शन छोड़ देते हैं तो ये जो आपके पास एबनॉर्मल सेल्स होते हैं ये 2 दफ़ा से फॉर एग्जांपल आपको डिवीजन रिक्वायर्ड है तो ये आपके पास 8 दफ़ा भी जाके डिवाइड हो जाते हैं। इसलिए हम लोग इनको एबनॉर्मल सेल कहते हैं और इनकी जो ग्रोथ होती है उसको हम लोग अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कहते हैं, क्योंकि नॉर्मली आपकी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ होती है वो कंट्रोल्ड होती है। जितना आपको ग्रोथ और सेल डिवीजन रिक्वायर्ड होता है सिर्फ उतनी ही होती है, लेकिन कैंसर के अंदर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जितनी ग्रोथ आपको रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। उसका रीज़न ये होता है कि आपके पास जो सेल्स होते हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं और कैंसर आपके बॉडी के किसी पार्ट के अंदर भी हो सकता है। तो अभी आपके पास जो लंग कैंसर है, लंग कैंसर के अंदर क्या होता है कि आपके जो लंग्स होते हैं उसमें आपके पास एबनॉर्मल सेल्स जो होते हैं वो इस तरह के मासेस बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये आपके पास लंग है, एक सेल आपके पास प्रेजेंट है, उसको आप लोग 3 दफ़ा जाके डिवाइड करना चाह रहे हैं, लेकिन चूंकि ये वाले सेल एबनॉर्मल हैं इसलिए वो आपके पास से फॉर एग्जांपल 15 दफ़ा जाके डिवाइड हो जाते हैं, तो आपके पास एक मास ऑफ सेल बनता है। तो ये मास चूंकि आपके लंग्स के अंदर बन रहा है और ये सेल आपके लंग्स के अंदर प्रेजेंट है इसलिए हम लोग इसको लंग कैंसर कहते हैं। Now, the question is, what proportion of the cases of lung cancers are caused by smoking? स्मोकिंग जो आपके पास है वो आपके कैंसर का एक बहुत बड़ा रीज़न है। जिस तरह एम्फिसीमा के अंदर आपके पास एक जो कॉमन रीज़न होता है वो स्मोकिंग होता है, इसी तरह लंग कैंसर के अंदर जो सबसे कॉमन काज होता है वो आपके पास स्मोकिंग होता है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द केसेस ऑफ लंग कैंसर आर काज्ड बाय स्मोकिंग, कि आपके पास कितने % जो लंग कैंसर के केसेस होते हैं वो स्मोकिंग की वजह से होते हैं। ऑप्शन ए अबाउट 50 to 60%, ऑप्शन बी अबाउट 75%, ऑप्शन सी अबाउट 80 to 90% एंड ऑप्शन डी अबाउट 95 to 99%। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास अबाउट 80 to 90% है, दैट इज ऑप्शन सी। और यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 80 से 90% लंग कैंसर के केसेस आपकी स्मोकिंग की वजह से हो रहे हैं तो जो सबसे जो डैमेजिंग चीज़ आपके लंग्स के लिए है जो वहाँ पे कैंसर काज कर सकता है वो आपके पास स्मोकिंग है। इसका मतलब ये है कि आपको स्मोक नहीं करना चाहिए। Another multiple choice question can be, what are the symptoms of the lung cancer? कि आपके लंग कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं। ऑप्शन ए, कफ दैट डजंट गो अवे एंड कफिंग अप ब्लड। ऑप्शन बी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड फटीग। ऑप्शन सी, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड रिपीटेड प्रॉब्लम विद निमोनिया। एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अभी चूंकि यहाँ पे आपके लंग्स डैमेज हो रहे हैं, जिस तरह हम लोगों ने एम्फिसीमा के अंदर देखा है, इसी तरह लंग कैंसर के अंदर चूंकि लंग डैमेज हो जाता है इसलिए जो कफ होता है वो बहुत प्रोलॉन्ग टाइम के लिए होता है और ऐसा कफ होता है दैट डजंट गो अवे, कि वो ख़त्म नहीं होता। और सीरियस कंडीशन के अंदर जो कफ होता है उसके अंदर ब्लड भी आ सकता है। अभी चूंकि आपके लंग्स डैमेज हो जाते हैं इसका मतलब ये है कि रिड्यूस्ड सरफेस एरिया होगा, आपके पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होगा वो अफेक्टेड होगा, इसलिए आपके पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होती है और आपके पास फटीग भी जाके क्रिएट होता है। ऑप्शन सी, लॉस ऑफ एपेटाइट, क्योंकि आपके पास चूंकि लंग्स डैमेज हो जाते हैं, ब्रीथिंग के अंदर प्रॉब्लम होता है, इसलिए आपकी जो एपेटाइट होती है वो भी कम हो जाती है। और चूंकि लंग्स डैमेज हैं इसलिए जो बैक्टीरिया होते हैं, जो वायरसेस होते हैं, वो इजीली जाके आपके पास नमूनिया का जो डिजीज़ है वो काज कर सकते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन डी है, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव।
Now the treatment options available to treat lung cancer includes, अभी अगर आप लोगों ने लंग कैंसर को ट्रीट करना है, आपके पास ट्रीटमेंट के कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑप्शन ए कीमोथेरेपी, जिसमें आप लोग डिफरेंट किस्म के ड्रग्स को जाके यूटिलाइज करते हैं। ऑप्शन बी रेडिएशन थेरेपी, जिसमें यूजुअली आप लोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी सर्जरी, के आप लोग सर्जरी के थ्रू जाके जो डैमेज पार्ट होता है उसको रिमूव कर देते हैं। एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो वो आपके लंग कैंसर का जो स्टेज होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये चूंकि हाई लेवल की बातें हैं इसलिए आपके बुक के अंदर ये इंक्लूड नहीं है, लेकिन लंग कैंसर जो होता है उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द लंग कैंसर आप लोग कीमोथेरेपी को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, आप लोग रेडिएशन थेरेपी को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, आप लोग सर्जरी को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन डी है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। जो लास्ट टॉपिक आपके इस रिस्पिरेशन चैप्टर के अंदर है वो है इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन द रिस्पिरेटरी सिस्टम। इस तरह अभी मैंने आपको बताया है कि आपके पास जो स्मोकिंग होता है वो आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होता है। तो आपके पास जो टोबैको स्मोक होता है उसके कौन कौन से इफेक्ट आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर हो सकते हैं। एक जो इफेक्ट है कि वो आपके ट्रेकिया और लैरिंक्स के अंदर जाके इरिटेशन प्रोड्यूस करता है। इरिटेशन का मतलब ये है कि वहाँ पे जाके वो फिजिकली डैमेज कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपका जो ट्रेकिया और लैरिंक्स होता है वो अपने फंक्शन को जाके लूज कर देता है। दूसरा जो इफेक्ट हो सकता है वो रिड्यूस्ड लंग फंक्शन हो सकता है एंड ब्रेथलेसनेस हो सकता है। रिड्यूस्ड लंग फंक्शन इसलिए होता है क्योंकि आपके पास अगर लंग्स के डिफरेंट पार्ट्स जाके डैमेज हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि उनका फंक्शन भी जाके ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो लंग का फंक्शन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। और इसी रिड्यूस्ड लंग फंक्शन की वजह से ब्रेथलेसनेस होती है, जिसको शॉर्ट ब्रेथनेस भी आप लोग कह सकते हैं। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग एंड द नैरोइंग ऑफ द लंग एयरवेज एंड एक्सिस म्यूकस इन द लंग पैसेजेस। अभी इस नैरोइंग को ऑलरेडी हम लोग एम्फीसीमा के अंदर देख चुके हैं कि नैरोइंग की वजह से जो सरफेस एरिया होता है वो रिड्यूस हो जाता है। सेकेंडली, जब एरिया नैरो हो जाता है तो आपकी जो लंग पैसेजेस के अंदर एक्सिस म्यूकस जाके एक्यूमुलेट करता है, और जहाँ पे एक्सिस म्यूकस एक्यूमुलेट करता है वो हम लोग टीबी के अंदर देख चुके हैं कि ये जो एक्सिस म्यूकस होता है वो बैक्टीरियल ग्रोथ को जाके प्रमोट कर रहा होता है। एक और इफेक्ट जो आपका स्मोकिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर कर सकता है वो आपके पास जो लंग का क्लियरेंस सिस्टम होता है उसको जाके वो इफेक्ट कर रहा होता है। लंग्स अपने आप को क्लियर करने के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करते हैं, लेकिन जब वो आपके पास एरियाज डैमेज हो जाते हैं तो जो लंग क्लियरेंस सिस्टम होता है वो जाके इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो पॉइजनस सब्सटेंसेस आपके स्मोक के अंदर होते हैं वो जाके आपके लंग्स में इरिटेशन और डैमेज काज कर जाते हैं। एक और इफेक्ट जो हो सकता है वो आपके पास इंक्रीज रिस्क ऑफ लंग इन्फेक्शन। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर एक्सिस म्यूकस जाके एक्यूमुलेट कर रहा है या अगर आपका क्लियरेंस सिस्टम फेल हो रहा है, उसका इफेक्ट ये होता है कि जो लंग इन्फेक्शन होता है उसके जो चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, लाइक कफिंग। और एक और डैमेज जो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं वो परमानेंट डैमेज टू द एयर सैक्स ऑफ द लंग्स, जिसको हम लोग एम्फीसीमा के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन आपके पास ये हो सकता है, व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस आर कंटेन इन अ सिगरेट। सिगरेट के अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? ऑप्शन ए केमिकल्स यूज्ड इन वुड वार्निश। जब आप लोग वुड की वार्निशिंग करते हैं उसमें जो केमिकल्स आप लोग यूज़ करते हैं वो आपके सिगरेट के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन बी केमिकल्स फाउंड इन दी नेल पॉलिश रिमूवर। ऑप्शन सी केमिकल्स फाउंड इन राइट पॉइजन, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास डी है, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि जब आप लोग स्मोकिंग करते हैं, टोबैको स्मोक को अगर आप लोग देखते हैं उसमें लोगों का ख्याल ये होता है कि उसमें सिर्फ निकोटीन प्रेजेंट होता है। टोबैको स्मोक को अगर आप लोग देखते हैं उसमें 4000 से ज़्यादा केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो जो केमिकल्स होते हैं वो आपकी बॉडी को जाके हार्म कर रहे होते हैं। और यही जो आपके पास 4000 केमिकल्स होते हैं उसमें कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो आपके हार्ट्स और लंग्स को जाके अफेक्ट कर रहे होते हैं। जब वो आपके लंग्स को जाके अफेक्ट करते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास जो
शॉर्ट ब्रेथलेसनेस होती हैं, जो आपके पास रिपीटेड इन्फेक्शन होता है, वो जाके आपके पास हो रहा होता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन डी है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। जो दूसरा क्वेश्चन आपके पास हो सकता है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं। अभी इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि ऑप्शन ए इरिटेशन ऑफ द ट्रेकिया, जिसको विंडपाइप भी कहा जाता है, एंड द लैरिंक्स, जिसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, reduced lung function and breathlessness, option C permanent damage to the air sacs of the lungs, and option D all of the above। तो चूंकि ये सारे के सारे आपके स्मोकिंग के इफेक्ट हो सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन डी है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे आपके पास जो रेस्पिरेशन का चैप्टर है वो जाके आपके पास ख़त्म हो गया है, और इस रेस्पिरेशन चैप्टर में हम लोगों ने 58 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाए हैं। तो कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हैं, इससे पहले जो 4 वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, बाकी के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो अगर ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोग समझ जाते हैं तो ये आपको ईटा टेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प दे सकता है। बाकी के जो 4 वीडियोस हैं उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में जाके शेयर कर देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जाके इसको शेयर करें, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद हो सकता है। इसको इंशाल्लाह आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जाके कंटिन्यू करेंगे।